हाय एवरीवन। आज की वीडियो में हम टॉट्स का टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। राइट। तो टॉट्स में सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय टॉट। टॉट का मतलब क्या होता है, इसेंशियल्स ऑफ टॉट, उसके इसेंशियल्स, लीगल डैमेज किस चीज को बोलते हैं, और फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है डैमनम साइन इंजूरिया और इंजूरिया साइन डैमनम। ठीक है, ये दोनों कंसेप्ट हैं जो कि लॉ ऑफ टॉट्स के अंडर आते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम इन टॉपिक्स को पढ़ने के बाद प्रिंसिपल और फैक्ट बेस्ड प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करेंगे, ताकि आप लोग फेमिलियर हो जाएं कि प्रॉब्लम्स कैसी आती हैं क्वेश्चन पेपर में। राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि टॉट का मतलब क्या होता है। राइट। टॉट क्या होता है, टॉट एक रॉन्ग होता है। ठीक है, लेकिन हर रॉन्ग टॉट नहीं होता। ठीक है, टॉट रॉन्ग होता है लेकिन हर रॉन्ग टॉट नहीं होता। चलिए, रॉन्ग में बी ए सिविल रॉन्ग, तो दो टाइप के रॉन्ग हो सकते हैं। एक हो सकता है सिविल रॉन्ग और दूसरा हो सकता है हमारा क्रिमिनल रॉन्ग। राइट। टॉट क्या है, टॉट हमारा एक सिविल रॉन्ग है जो कि प्राइवेट इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट होता है। ठीक है, इसमें दो पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं या ज्यादा भी हो सकती हैं, लेकिन वो उन्हीं पार्टीज के बीच का मैटर होता है। दूसरा कौन सा रॉन्ग है हमारा, जिसको बोलते हैं क्रिमिनल रॉन्ग। अब क्रिमिनल रॉन्ग क्या होता है, इट इज अगेंस्ट द स्टेट। राइट। अगेंस्ट द स्टेट का यहाँ पर क्या मतलब है, अगर आप देखिए, अगर आपकी सोसाइटी में किसी इंसान का मर्डर हो जाता है, ठीक है, और कोई उस खबर को रिपोर्ट नहीं करता है पुलिस में, और पुलिस को कहीं से ये बात पता चल जाती है, तो पुलिस जो है खुद से एक्शन ले सकती है उसके अगेंस्ट। राइट। क्योंकि वो एक क्रिमिनल रॉन्ग है और वो क्राइम जो है वो एक इंडिविजुअल के अगेंस्ट नहीं होता है सिर्फ, वो अगेंस्ट द स्टेट भी होता है। ठीक है। वहीं पर अगर आप देखें टॉर्ट का केसेस, अगर टॉर्ट का केस दो पार्टीज के बीच में होता है, क्योंकि वो एक सिविल रॉन्ग है, तो दोनों पार्टीज में से किसी एक पार्टी को इंडल्ज होना पड़ेगा, तभी जाके कोई फर्दर एक्शंस लिए जा सकते हैं। राइट। चलिए, अब क्रिमिनल लॉज, जैसे कि हमने देखा हमारे पास इंडियन पीनल कोड है, सीआरपीसी है। हालांकि ये अब लॉज जो है पुराने हो चुके हैं, और अब हमारे जो न्यू पीनल कोड्स है वो 1 जुलाई से एक्शन में आ जाएंगे। ठीक है। तो क्रिमिनल रॉन्ग्स आर टेकन केयर बाय द क्रिमिनल लॉज, जो कि आईपीसी, सीआरपीसी और एटसेट्रा होते हैं। राइट। तो मेजर डिफरेंस अभी तक हमको क्या पता चला कि टॉट जो है एक रॉन्ग होता है। राइट। इट इज अ रॉन्ग। किस टाइप के रॉन्ग होते हैं, सिविल रॉन्ग होता है, क्रिमिनल रॉन्ग होता है। टॉट क्या है, टॉट एक सिविल रॉन्ग है। राइट। चलिए आगे देखते हैं। Law of tort deals with civil wrong or private wrongs which are wrong against the private parties, जो कि अभी हमने पढ़ा। Further, a civil wrong is redressed or compensated by damages or compensation। यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट वर्ड है, इंपॉर्टेंट वर्ड है damages और compensation। यहाँ पर damages का क्या मतलब है, damages का मतलब होता है एक तरह से compensation। अगर आप किसी इंसान के लीगल राइट्स इन्फ्रिंज करते हैं, या फिर कोई ऐसी एक्टिविटी करते हैं जिससे अगले इंसान को कोई लॉस होता है, तो आप उसकी भरपाई के लिए उसको डैमेजेस पे करते हैं। डैमेजेस जो होता है वो एक मॉनेटरी वैल्यू में भी हो सकता है। ठीक है, तो उसके नुकसान के लिए जो आप पैसा देते हैं उसको बोलते हैं डैमेजेस। राइट। चलिए, सच डैमेजेस और कॉम्पनसेशन ये किन तरह के हो सकते हैं, ये दो तरह के हो सकते हैं। एक है हमारा लिक्विडेटेड और दूसरा है अनलिक्विडेटेड। लिक्विडेटेड कौन सा होता है, लिक्विडेटेड होता है फिक्स्ड। ठीक है, फिक्स्ड इन एडवांस, जो पहले से ही तय कर लिया जाता है कि अगर हमारे बीच में ये तय हुआ है, और अगर एक पार्टी उस चीज को फॉलो नहीं करती, तो फिर उसको इतना पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, उसको डैमेजेस बोलेंगे। और कैसे डैमेजेस होंगे, लिक्विडेटेड, क्योंकि वो पहले ही फिक्स कर लिए गए हैं। जैसे कि आप देखें ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में, कि अगर कॉन्ट्रैक्ट होता है दो पार्टीज के बीच में कि तुम मेरे लिए XYZ काम करोगे तो मैं तुमको 1,000 रुपये दूंगा। ठीक है, अब जब अगला इंसान वो काम को नहीं पूरा कर पाता, तो वो उसको 1,000 रुपये नहीं देगा। ठीक है, वैसे ही जैसे कि एक इंसान, दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट, दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ए एंड बी के बीच में। ठीक है, और एक पार्टी उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर नहीं पाती। ठीक है, तो उस इंसान को उसकी नॉन परफॉर्मेंस के लिए ए को पैसा देना होगा। ठीक है, और वो कॉन्ट्रैक्ट में पहले से ही डिसाइडेड होगा कि सो एंड सो अमाउंट वुड बी पेड। ठीक है, तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक लिक्विडेटेड डैमेजेस का अच्छा एग्जांपल है। आगे देखते हैं। दूसरा है हमारा अनलिक्विडेटेड। ये किस में होता है, ये होते हैं वो
डैमेजेस जो कि पहले से तय नहीं होते और फिर फिक्स नहीं होते, ठीक है। सच डैमेजेस आर डिसाइडेड बाय द कोर्ट। तो टॉर्ट्स में क्या होता है, टॉर्ट्स में अनलिक्विडेटेड डैमेजेस ही दिए जाते हैं, क्योंकि टॉर्ट्स पहले से डिफाइंड नहीं है कि ना कि कॉडिफाइड है, जैसे कि हमारे क्रिमिनल लॉज हैं और या फिर कॉन्ट्रैक्चुअल लॉज हैं, वो कॉडिफाइड है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, इंडियन पीनल कोड्स में। तो आपको पता है कि आपको कोर्ट्स को कितना पैसा देना है, पार्टीज को कितना पैसा देना है। लेकिन टॉर्ट्स क्योंकि कॉडिफाइड नहीं है, उनकी कोई लॉ की किताब नहीं है, लिखा नहीं गया है कहीं पर, इसीलिए जो कोर्ट्स होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि किस केस में फैक्ट और सिचुएशन देख के कितना डैमेजेस दिया जाना चाहिए, राइट। चलिए, आई होप आपको ये सारे डैमेजेस और टॉर्ट्स किस टाइप के होते हैं ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया है। चलिए आगे चलते हैं। नाउ वी हैव अ टॉर्ट मे बी डिफाइंड एज अ सिविल रॉन्ग रिड्रेसेबल विद अनलिक्विडेड डैमेजेस। यहां तक हम क्लियर है। लॉ ऑफ टॉर्ट इज नॉट एन एनेक्टेड लॉ, जो कि अभी हमने बात करी कि जैसे हमारे क्रिमिनल लॉज हैं जो कि कॉडिफाइड है, एनेक्टेड है, ठीक है, या फिर हमारे और भी लॉज हैं जो जिन पे जो कि कॉडिफाइड है, जिनको लिखा जा चुका है, ठीक है, जिनके हमको बेर एक्ट्स मिल जाते हैं, ठीक है, जो पब्लिश्ड हैं। तो लॉ ऑफ टॉर्ट्स जो है वैसा नहीं है। आपको लॉ ऑफ टॉर्ट्स की कोई ऐसी बुक नहीं मिलेगी जो कि अ, हर कोर्ट्स में जिसकी मान्यता हो, जैसे आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट, राइट। तो ऐसी लॉ ऑफ टॉर्ट्स के लिए कोई ऐसी बुक नहीं है जिसमें सारे के सारे टॉर्ट्स कॉडिफाइड हो, ठीक है। इट हैज डेवलप्ड थ्रू जुडिशियल डिसीजंस। अब इसका क्या मतलब है, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसी किताब नहीं है तो टॉर्ट्स कैसे इवॉल्व करी है। टॉर्ट्स के केसेस जैसे जैसे कोर्ट में आते थे, जैसे कि न्यूसेंस हो गया, डिफेमेशन हो गया, नेग्लिजेंस हो गया, तो जब ऐसे केसेस कोर्ट में आते थे तो कोर्ट उन्हीं के बेसिस पे अपने डिसीजंस देता था, और फिर वही डिसीजन जो है प्रेसिडेंट बन जाते थे, और उन्हीं प्रेसिडेंट के बेसिस पे बाकी सारे केसेस को भी अ, एक तरह से उनका जवाब दिया जाता था, ठीक है। जैसे एक केस में अगर पहले किसी ने नेग्लिजेंस टॉपिक जो है उसके ऊपर किसी ने जजमेंट दे दी, तो अब बाद में जब वैसे सिमिलर फैक्ट्स और सर्कमस्टांस के और केसेस आएंगे तो उसी केस को फॉलो करा जाएगा जो कि पहले से कोर्ट्स ने जजमेंट दे दी गई है, ठीक है। तो इसलिए बोला जाता है कि जो लॉ ऑफ टॉट है वो डेवलप हुआ है थ्रू जुडिशियल डिसीजंस, ठीक है, ना कि बाय लेजिस्लेचर। किसी लॉ बॉडी ने इस पे कानून नहीं बनाया है, ठीक है। जुडिशियल बॉडीज के थ्रू ही जो जो कोर्ट्स ने जजमेंट दी हैं उन्हीं को हम इनैक्ट करके देखते हैं कि लॉ ऑफ टॉर्ट्स है क्या, ठीक है। इन इंडिया देयर इज अ वेरी लेस लिटिगेशन इन रिलेशन टू द टॉर्ट। ये बात भी सच है कि इंडिया में टॉर्ट्स के जो लिटिगेशन केसेस हैं वो इतने ज्यादा नहीं है। जब आप अपने लॉ स्कूल्स में जाएंगे तो आप देखेंगे कि टॉर्ट्स में जब भी आप केस मटेरियल पढ़ेंगे तो मेजोरिटी ऑफ द केसेस जो हैं वो फॉरेन केसेस हैं, मतलब कि आउट ऑफ इंडिया के जितने भी केसेस हैं उनको साइट करा गया है, ठीक है। और इंडियन केसेस काफी कम है। द रीजन बीइंग पीपल आर अनअवेयर ऑफ देयर राइट्स एंड द प्रोसेस ऑफ लिटिगेशन, ठीक है। ये एक मेजर रीजन है इंडिया में कम लिटिगेशन के केसेस होने का, ठीक है। और प्रोसेस ऑफ लिटिगेशन इज वेरी लॉन्ग एंड टाइम कंज्यूमिंग। ऑल्दो सिविल केसेस में तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, ठीक है, करीब 10-12 साल भी बहुत आम बात है सिविल केसेस को रिड्रेस होने में, ठीक है। तो इसलिए लोग प्रेफर नहीं करते कोर्ट्स में जाना, क्योंकि इतने लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए कोई भी अपना टाइम एंड मनी इन्वेस्ट नहीं करना चाहता, राइट। चलिए आगे चलते हैं। तो अब हम आ गए हैं इसेंशियल ऑफ टॉर्ट। तो टॉर्ट्स के इसेंशियल्स क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो जनरली अ टॉर्ट कंसिस्ट ऑफ सम एक्ट और ओमिशन। इसको समझते हैं पहले। एक्ट और ओमिशन का क्या मतलब है। एक्ट का मतलब होता है किसी चीज को करना, ठीक है, और ओमिशन का मतलब होता है किसी चीज को ना करना। अब दोनों ही चीजें प्रॉब्लमैटिक हैं। कैसे, अगर आपको मैं समझाऊं इस चीज को, अगर कोई इंसान पानी में डूब रहा है, ठीक है, और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको बचाने की, और आप बैठे रहते हैं, ठीक है, तो आप रिस्पॉन्सिबल होंगे उसकी डेथ के लिए भी। क्यों, क्योंकि आपने यहाँ पर ओमिशन करा है, आपको एक ड्यूटी थी जो आपको परफॉर्म करनी थी और वो आपने ओमिट कर दी, ओमिशन, ठीक है। तो आपने वो परफॉर्म नहीं करी, इसलिए आप लायबल होंगे। दूसरी सिचुएशन है जिसमें आप किसी को पानी में धक्का दे देते हैं और आपको पता है कि वो स्विमिंग नहीं करना जानता, तो इसमें आपका एक्ट जो है उसके बेसिस पे आप लायबल होंगे। तो एक्ट हो या फिर ओमिशन हो, दोनों में लायबिलिटी आ सकती है आप पर, ठीक है।
एक्ट होता है जहां पर आप कोई गलत चीज करते हैं, और ओमिशन होता है जहां आपको कोई सही चीज करनी थी और आप उसको परफॉर्म नहीं करते हैं, राइट। तो ये होता है एक्ट और ओमिशन के बीच का डिफरेंस। तो क्या है, अ टॉर्ट कंसिस्ट ऑफ सम एक्ट या फिर ओमिशन डन बाय द डिफेंडेंट। अब डिफेंडेंट कौन होता है, जो कि एक तरह से अक्यूज्ड है, ठीक है, जिस पर इल्जाम लगाए जा रहे हैं, और टॉर्ट फीजर और रॉन्ग डूअर, ठीक है, विदाउट रीजनेबल कॉज विच हैज कॉज सम हार्म और इंजरी टू द प्लेंटिफ। प्लेंटिफ कौन है, जिसको नुकसान हुआ है, ठीक है। तो इसेंशियल्स क्या क्या है टॉर्ट के। सबसे पहला है अ रॉन्गफुल एक्ट और ओमिशन डन बाय द डिफेंडेंट, राइट। सबसे इंपॉर्टेंट है कि कोई गलत एक्ट या फिर ओमिशन करी गई हो डिफेंडेंट के द्वारा, ठीक है। दूसरा है सम डैमेज और हार्म और इंजरी सफर्ड बाय प्लेंटिफ। तो जो डिफेंडेंट के गलत काम है, जो उसके एक्ट और ओमिशन है, उसकी वजह से जो प्लेंटिफ है, जिसको नुकसान हुआ है, उसको डैमेज, हार्म या फिर इंजरी हुई हो, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्या है कि एक इंसान है जिसकी गलती से दूसरे इंसान को डैमेज या फिर हार्म हो गया, ठीक है। तो पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट ये हो गया। थर्ड पॉइंट क्या कहता है, सम लीगल रेमेडी इज देयर फॉर कॉजिंग सच इंजरी। तो उस इंजरी के लिए जो उसको हुई है, उसके लिए कोई लीगल रेमेडी होनी चाहिए, ठीक है। अब जरूरी नहीं कि हर नुकसान जो किसी इंसान को हुआ हो उसके लिए उसको डैमेजेस मिले, ठीक है। अब ये हम आगे समझेंगे कि किन किन तरह की इंजरीज होती हैं जिनमें लीगल रेमेडी नहीं होती, ठीक है, और उसमें डिफेंडेंट की कोई ड्यूटी नहीं होती कि वो पार्टी को डैमेजेस दें, राइट। चलिए अब देखते हैं लीगल डैमेज, ठीक है, क्या होता है। तो टू इंपॉर्टेंट मैक्सिम्स व्हिच हेल्प इन डिटरमाइनिंग लायबिलिटी अंडर द लॉ ऑफ टॉर्ट आर, सबसे पहला इंपॉर्टेंट है डैमनम साइन इंजुरिया, ठीक है, और दूसरा इंजुरिया सिने डैमनम। तो ये दो इंपॉर्टेंट लीगल मैक्सिम्स है। आइए इसी वीडियो में हमारा जो मेन फोकस है वो इन्हीं दो मैक्सिम्स को समझने का है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि डैमनम साइन इंजुरिया क्या होता है। पहले डैमनम का मतलब समझते हैं। डैमनम का सिंपल सा मतलब होता है डैमेज या फिर हार्म, राइट। सिने क्या होता है, सिने मींस विदाउट, एंड इंजुरिया मींस इंजरी और लीगल इंजरी। तो सिने का मतलब हो गया विदाउट, और इंजुरिया का मतलब हो गया इंजरी, या फिर यहां पर इस कंटेक्स्ट में बात करी जाए तो लीगल इंजरी, राइट। इन्फ्रिंजमेंट ऑफ सम लीगल राइट, दस फर्स्ट मैक्सिम जिस जो कि है डैमनम साइन इंजुरिया, इसका मतलब हो जाता है डैमेज विदाउट इंजरी। तो डैमेज तो हुआ है लेकिन इंजरी नहीं हुई है, ठीक है। अभी आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, लेकिन हम अच्छे से एग्जांपल से समझेंगे तो ताकि आपको ये टॉपिक एकदम क्लियर हो जाए। सो इट मीन्स इन अ गिवन केस अ पर्सन मे हैव सफर्ड सम डैमेज और हार्म। तो हो तो सकता है कि उसको कोई नुकसान हुआ हो, ठीक है, लेकिन नो इंजरी और वायलेशन ऑफ लीगल राइट, लेकिन उसके कोई कानूनी जो उसके राइट्स हैं, ठीक है, उनका उल्लंघन ना किया गया हो, ठीक है। डैमेजेस आपको हो सकते हैं कि आपको नुकसान हुआ हो, लेकिन जरूरी नहीं कि आपके लीगल राइट्स वायलेट हुए हों, ठीक है। इन सच केसेस नो एक्शन शैल लाई अंडर लॉ ऑफ टॉर्ट्स। तो ऐसे जो केसेस होते हैं जहां पर आपको नुकसान हुआ है लेकिन आपका लीगल राइट वायलेट नहीं हुआ, वहां पर लॉ ऑफ टॉर्ट के अंदर आपको कोई रेमेडी नहीं दी जा सकती, ठीक है। बिकॉज कॉजिंग डैमेज और हार्म हाउएवर सब्सटैंशियल इट मे बी इज नॉट एक्शनेबल अनलेस देयर इज अ इंजूरिया, इंजूरिया मतलब लीगल इंजरी, और इन्फ्रिंजमेंट ऑफ लीगल राइट्स ऑफ द प्लेंटिफ। तो जब तक आपके लीगल राइट्स वायलेट नहीं होते तब तक आपको रेमेडी नहीं मिलेगी। मतलब इस बात से कोई मतलब नहीं है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको नुकसान कितना ज्यादा हुआ है कितना कम हुआ है। सिंपल सा जो बात है वो ये है कि आपको आपके लीगल राइट्स वायलेट होने चाहिए। अनटिल एंड अनलेस आपके लीगल राइट्स वायलेट नहीं हुए हैं, आप कोई भी रेमेडी क्लेम नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए इसको समझते हैं आगे। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है, इफ आई ओन अ स्वीट शॉप, अगर मेरी एक स्वीट शॉप है, ठीक है, और उसके बगल में ही एक और सिमिलर स्वीट शॉप खुल जाती है मेरे बगल वाली, मेरी दुकान के बगल में, ठीक है। अब इसकी दुकान तो काफी अच्छी है, ठीक है, मेरी दुकान खुली है थोड़ी सी, लोग अच्छी नहीं है दिखने में, इसकी दुकान एयर कंडीशनड है और काफी अच्छी अच्छी मिठाइयाँ हैं इसके पास, ठीक है। अब इसकी दुकान मेरे बगल में खुलने से क्या होता है कि अब मेरे जो ग्राहक है ना, वो इस वाली दुकान में चले जाते हैं, ठीक है।
और मेरी दुकान पे लोग कम आते हैं, तो मेरे को मॉनेटरी लॉस होता है, मेरी आमदनी घट जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, मेरे को हार्म तो हो रहा है, राइट, मेरे को हार्म तो हो रहा है, लेकिन क्या मेरा कोई लीगल राइट इन्फ्रिंज हो रहा है यहाँ पर? ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है देखने के लिए। ठीक है, आई मे सफर बिग डैमेज और हार्म और लॉस ड्यू टू डिक्रीज्ड कस्टमर्स, but I cannot sue in torts as there is no injury or violation of my legal rights. तो आई होप आप इस एग्जाम्पल से समझ पाए होंगे कि डैमेज हो, बड़े हो, कम हो, ये चीज मैटर नहीं करती है। एट द एंड मैटर ये करता है कि क्या मेरा कोई लीगल राइट वायलेट हुआ है या फिर नहीं। ठीक है, तो अगर कोई इंसान मेरी दु, दुकान के बगल में कोई बड़ी और अच्छी दुकान खोल लेता है, इसका मतलब ये नहीं होता कि उसने मेरे लीगल राइट्स वायलेट किए हैं। उसके पास पूरा राइट है कि वो अपनी शॉप कैसी भी, कितनी बड़ी कितनी छोटी खोल सकता है, राइट। तो ऐसे सिचुएशंस में जब डैमेजेस होते हैं तो उनमें कोई रेमेडी या फिर डैमेजेस नहीं दिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि कोई भी लीगल राइट वायलेट नहीं किया गया है, राइट। आई होप आप इस एग्जाम्पल से काफी अच्छे से समझ पाए होंगे, राइट। चलिए आगे देखते हैं। अब इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हुए हम एक बहुत इंपॉर्टेंट केस लेते हैं जो कि टॉट्स में पढ़ाया जाता है। इसका नाम क्या है? ग्लॉकेस्टर ग्रामर स्कूल केस। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ था, where a schoolmaster set up a rival school in the neighborhood of the plaintiff, forcing them to reduce their fees from 40 pence to 12 pence per student, and thereby causing big monetary loss to him. The court held that the plaintiff had no remedy for loss suffered by them because the defendant is exercising his own legal right, and no injury or infringement of legal rights of the plaintiff has taken place. अब ये जो सिचुएशन है, ये कहीं ना कहीं सिमिलर है हमारी प्रीवियस सिचुएशन से, जिसमें स्वीट शॉप वाला हमने सिचुएशन देखी थी। अब यहाँ पर क्या हुआ कि ये एक स्कूल है, ठीक है। अब इसी के एक टीचर ने एक बगल में स्कूल खोल दिया, और उसने क्या करा कि उसकी फीस जो थी पर स्टूडेंट वो 40 पेंस से घटाकर 12 पेंस कर दी। ठीक है, अब क्या हुआ कि यहाँ के जो बच्चे थे वो यहाँ चले गए, राइट। अब यहाँ के बच्चे जब यहाँ चले जाएंगे तो इस स्कूल को क्या होगा, इस स्कूल को लॉस हो जाएगा, है ना। अब इस स्कूल को लॉस हुआ तो ये कोर्ट के पास गया कि इस स्कूल की वजह से मेरा जो स्कूल है उसको लॉस हो रहा है, राइट। तो कोर्ट ने क्या बोला कि आपके पास कोई भी रेमेडी नहीं है, क्योंकि आपके कोई भी लीगल राइट जो है वो वायलेट नहीं हुए हैं, और इस इंसान के पास पूरे लीगल राइट है कि ये अपना स्कूल यहाँ पर खोल सकता है। इसने अपना स्कूल इलीगली नहीं खोला है, राइट। तो इसलिए इस इंसान के पास कोई भी रेमेडी या फिर लीगल राइट ऐसा नहीं है जो कि वायलेट हुआ है, इसलिए इसको डैमेजेस नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो हम समझ गए हैं कि कैसी सिचुएशन होती है जिसमें डैमेजेस तो हुए हैं लेकिन इंजरी नहीं हुई है। इंजरी हमेशा याद रखिएगा लीगल इंजरी। ठीक है, तो लीगल राइट्स का वायलेट होना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। अब आ जाता है हमारा दूसरा पॉइंट जो कि है इंजूरियस इन डैमनम, राइट। तो इसमें क्या है, इट मींस इंजरी विदाउट डैमेजेस। तो इसमें लीगल इंजरी तो हो रही है लेकिन नुकसान कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, लीगल इंजरी हमने क्या बताया था कि इंजरी का मतलब होता है लीगल इंजरी। ठीक है, और डैमेजेस, डैमेजेस तो हमको पता ही है, हमारा कोई भी पर्सनल मॉनिटरी या कोई भी नुकसान जो होगा उसको डैमेजेस बोलेंगे। तो इस सिचुएशन में इंजूरियस सिने डैमनम में क्या है कि इंजरी तो हो रही है लेकिन डैमेजेस कुछ नहीं है। इसी को भी हम एग्जाम्पल से समझेंगे तभी हम बेहतर समझ पाएंगे। चलिए, इट मीन्स plaintiff has suffered injury, his legal right is infringed or violated, but no damage or harm is caused to him. Still, plaintiff can sue under tort because law of tort protects a person from injuria. ठीक है, तो इस सिचुएशन में जो बंदा है, जो भी इंसान है, वो कोर्ट में जा सकता है। क्यों? क्योंकि उसका लीगल राइट वायलेट हो रहा है। ये बात मैटर नहीं करती कि उसको डैमेज हुआ है कुछ या नहीं हुआ है। ठीक है, क्योंकि लॉ ऑफ टॉर्ट जो है वो एक इंसान को प्रोटेक्ट करती है उसकी इंजूरिया के अगेंस्ट। ठीक है, जो भी उसको इंजरीज हुई है, लीगल इंजरीज यहाँ पर, लीगल इंजरी और इन्फ्रिंजमेंट ऑफ सम लीगल राइट, एनी हार्म इज कॉज्ड और नॉट इज इमटेरियल। ठीक है, तो कोई हार्म हुआ है नहीं हुआ है, ये बात का कोई इस चीज से रिलेशन नहीं है। ठीक है, इंजरी हुई है, यही इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। अब इलस्ट्रेशन से समझते हैं।
इन सेलिब्रेटेड केस ऑफ एशबे वर्सेस वाइट, ये भी आप लोग जब अपने कॉलेज जाएंगे तो ये केस इंपॉर्टेंटली पढ़ेंगे, तो इस केसेस को आप जरूर ध्यान से पढ़िए। तो एशबी वर्सेस वाइट का केस क्या हुआ? प्लेंटिफ वॉज क्वालिफाइड वोटर। तो जो प्लेंटिफ है जिसने केस करा है वो एक क्वालिफाइड वोटर था, वो वोट करने के लिए वो एलिजिबल था, ठीक है, एट अ पार्लियामेंट्री इलेक्शन। अब डिफेंडेंट क्या था? डिफेंडेंट कौन था? डिफेंडेंट था एक रिटर्निंग ऑफिसर। उसने क्या करा? रॉन्गफुली रिफ्यूज करा उस प्लेंटिफ को वोट डालने से, ठीक है, जो कि एलिजिबल था वोट डालने के लिए, राइट। तो कैंडिडेट फॉर whom plaintiff wanted to vote won by a big margin। तो हालांकि ये इंसान जिसको वोट डालने जा रहा था उसको वोट नहीं डाल पाया, लेकिन जिसको भी ये वोट डालने जा रहा था वो इंसान एक बड़ी मार्जिन से जीत गया, ठीक है। तो प्लेंटिफ सफर्ड नो हार्म, तो प्लेंटिफ को यहाँ पर हार्म तो कुछ नहीं हुआ, क्योंकि वो जिस इंसान को वोट डालने जा रहा था वो पार्टी जीत गई, और वो भी काफी बड़े मार्जिन से जीत गई। तो उसको ऐसे देखा जाए तो कोई डैमेजेस या फिर लॉस तो नहीं हुआ है, लेकिन उसका लीगल राइट जो कि राइट टू वोट था वो तो इन्फ्रिंज हुआ है, राइट। द डिफेंडेंट वॉज हेल्ड लाइबल। तो यहाँ पर जो ये पुलिस ऑफिसर या फिर जो भी ये ड्यूटी पर ऑफिसर था, इसको लाइबल ठहराया गया, क्योंकि इसने इसका जो लीगल राइट है जो कि राइट टू वोट है उसको इन्फ्रिंज करा है, ठीक है। और प्लेंटिफ जो कि ये इंसान था जो कि वोटर था, उसको डैमेजेस अवार्ड करे गए। डैमेजेस मतलब कॉम्पनसेशन, और कॉम्पनसेशन जो है टॉर्ट्स में कोर्ट जो है पर्टिकुलरली केस के फैक्ट्स और सर्कमस्टांस देखकर डिसाइड करा जाता है, राइट। तो इस केस से हमने क्या सीखा कि जरूरी नहीं है कि कोई डैमेज इंसान को हो, ठीक है। जैसे हमने देखा कि वो जिस इंसान को वोट डालने जा रहा था वो इंसान जीत गया, और वो भी काफी बड़ी मार्जिन से जीत गया, तो उसको कोई ऐसा हार्म लॉस और डैमेज तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसको इंजरी हुई। कैसी इंजरी? उसकी लीगल राइट की इंजरी, जो कि उसको राइट टू वोट था वो इन्फ्रिंज हुआ, और जिस इंसान ने करा अब वो इंसान उसको डैमेजेस देगा, राइट। चलिए आगे देखते हैं। तो चलिए, अब तक जो हमने अपनी नॉलेज ली है डैमनम साइन इंजुरिया और इंजुरिया साइन डैमनम को लेके, जिसमें हमने लीगल इंजरी, डैमेजेस के बारे में पढ़ा है, उसी नॉलेज को अप्लाई करते हुए अब हम ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, ठीक है। इनमें क्या है? इनमें सबसे ऊपर जो दिया गया है, पहले हमको एक प्रिंसिपल दिया गया है जो कि हमको बताएगा कि लॉ क्या है, ठीक है। और फिर कोई फैक्ट्स दिए हुए हैं कि कोई केस है, और फिर चार ऑप्शंस है, और हमको बताना है ये प्रिंसिपल यूज करके इन फैक्ट्स में कि करेक्ट आंसर क्या होगा, ठीक है। वही सब होगा जो कि अब तक हमने पढ़ा है, ठीक है, बस वही नॉलेज हमको अप्लाई करनी है और आंसर्स देने हैं। चलिए साथ में सॉल्व करते हैं। पहला प्रिंसिपल क्या बोलता है? नो एक्शन लाइज फॉर मेयर डैमेज और लॉस हाउएवर सब्सटैंशियल कॉज्ड बाय एन एक्ट which does not infringe some legal right of a person। ठीक है, तो क्या बोलता है कि कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा अगर कोई डैमेजेस हुए हैं, सिर्फ डैमेज के बेसिस पे कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। वो मैटर नहीं करता कि वो कितना सब्सटैंशियल है, मतलब कितना बड़ा डैमेज है कितना कम डैमेज है, ठीक है। कॉज्ड बाय एन एक्ट विच डज नॉट इन्फ्रिंज सम लीगल राइट, तो जब तक कोई लीगल राइट इन्फ्रिंज नहीं हुआ है कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा, ठीक है। चलिए अब फैक्ट्स पढ़ते हैं। फैक्ट्स क्या बोलता है? ए बी सी डी वेयर शिप ओनर्स, तो ये चारों हैं, ये शिप ओनर्स हैं, हु शिप्ड टी फ्रॉम चाइना टू इंग्लैंड, कंबाइंड टुगेदर टू ड्राइव एफ, ठीक है, अराइवल शिप ओनर, ठीक है। अब ये साथ मिलके इसके अगेंस्ट शिप चलाते थे। आउट ऑफ द ट्रेड बाय ऑफरिंग स्पेशल कंसेशन टू कस्टमर्स हु वुड डील विद देम टू एक्सक्लूजन ऑफ एफ, कैन एफ हु सफर लॉस क्लेम कॉम्पनसेशन। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये हमारा जो स्वीट शॉप और ग्लॉकेस्टर ग्रामर स्कूल वाला इलस्ट्रेशन था उससे कहीं ना कहीं मैच करता है। चलिए आप अपनी नॉलेज लगाइए और फैक्ट्स और प्रिंसिपल पढ़िए और बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए क्या बोलता है? ए बी सी डी हैड अडॉप्टेड अनलॉफुल मीन्स। बी क्या बोलता है? नो, ए बी सी डी हैड डन नथिंग अनलॉफुल। सी यस बिकॉज एफ सफर्ड लॉस। और डी नन ऑफ द अबव। तो आई होप आपने ये कोशिश करी होगी इसको सॉल्व करने की। चलिए इसका करेक्ट आंसर देखते हैं। तो करेक्ट आंसर वुड बी आंसर बी, नो, ए बी सी डी हैड डन नथिंग अनलॉफुल, ठीक है।
तो ये एकदम ग्लॉकस्टर ग्रामर स्कूल का ही एग्जाम्पल था। तो रीजनिंग क्या है इसकी? द अबव प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन द लीगल मैक्सिमम ऑफ डैमनम साइन इंजूरिया। ठीक है, जिसमें डैमेजेस तो हैं लेकिन इंजरी कोई नहीं है। ठीक है, डैमेज विदाउट इंजरी अकॉर्डिंग टू दिस नो पर्सन इज एंटाइटल्ड टू लीगल रेमेडी और डैमेजेस अनलेस देयर इज अ वायलेशन ऑफ लीगल राइट। तो यहाँ पर क्या कोई लीगल राइट वायलेट हुआ? नहीं, वो अपना लीगल राइट कोई भी यहाँ पर वायलेट नहीं हुआ है। ठीक है, वो अपना लीगल राइट प्रैक्टिस कर रहे थे। ठीक है, और उनके पास ये पूरा हक था कि वो अपना काम करें और दूसरे को भी करने दें। तो अनलॉफुल तो यहाँ पर कुछ भी नहीं था। इन द फैक्ट्स F suffered damages only but his legal rights was not violated। ठीक है, तो डैमेजेस हुए हैं लेकिन लीगल इंजरी कोई भी नहीं हुई है। देयर वॉज नो illegality in the combination of A B C D hence F cannot claim compensation। ठीक है, तो वही बात है कि अगर कोई मेरे बगल में कोई अच्छी मिठाई की दुकान खोल लेता है तो जरूरी नहीं है कि वो मेरे से डैमेजेस क्लेम कर सकता है। ठीक है, मतलब मैं उससे डैमेजेस क्लेम कर सकता हूँ क्योंकि वो उसका पूरा राइट है कि वो अपनी दुकान खोले, बड़ी खोले, छोटी खोले। ठीक है, तो यहाँ पर जब तक कोई लीगल इंजरी वायलेट नहीं हो रही, कोई मैटर नहीं करता कि डैमेजेस कितने हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब सिमिलर फैक्ट्स हैं, सेम जैसे पिछले केस में थे। ठीक है, अब क्या है? ए सेट अप राइवल स्कूल दैट बीज ड्यू टू कंपटीशन ए हैड टू रिड्यूस फीस एंड सफर लॉस। तो सेम वही पीछे वाली सिचुएशन है। इसमें क्या होगा? B can claim compensation from A for the loss. B cannot claim compensation as there is no injury, legal right has been violated. C. B is not entitled for the compensation under the law of tort but can claim it under other law. और D ऑप्शन कहता है none of the above। तो ये भी हमने पढ़ा है, आप इसको ट्राई करिए सॉल्व करने का। ओके, सो द करेक्ट आंसर वुड बी आंसर बी। B cannot claim compensation as there is no injury या फिर legal right has been violated। राइट, चलिए, आई होप अब आपको डैमनम साइन इंजूरिया का जो टॉपिक है वो अच्छे से आपके दिमाग में फिट इन हो गया है। ठीक है, और आपको समझ आ गया है कि डैमेज और इंजरी में किसको प्रेफरेंस दी जाती है। ठीक है, चलिए, अब लीगल रीजनिंग 2 है। ये अलग प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल क्या बोलता है? If there is infringement of legal right of a person, he can sue under tort of compensation for compensation, even if he has not suffered any harm or loss। तो प्रिंसिपल सिंपल सी बात बोलता है कि अगर किसी इंसान का कोई लीगल राइट वायलेट हुआ है तो वो कोर्ट में जा सकता है अंडर लॉ ऑफ टॉर्ट्स। वो मैटर नहीं करता कि उसको कोई हार्म या फिर कोई लॉस हुआ है कि नहीं। ठीक है, फैक्ट्स क्या बोलते हैं? फैक्ट्स बोलते हैं मिस्टर राणा, a bank manager, refused to honor a check presented by Harish। ठीक है, a customer though he had sufficient fund in his account। तो उसके पास sufficient fund थे लेकिन फिर भी उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। ठीक है, can Harish sue Rana under torts and claim compensation? तो ऑप्शंस क्या हैं? yes, Rana has violated legal right of Harish। no, since the entire amount of Harish is in his bank account was intact। थर्ड सी ऑप्शन क्या कहता है? राणा कैन प्लीड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन इन द बैंक एट दैट पोजिशन ऑफ टाइम ड्यू टू विच ही कुड नॉट ऑनर द चेक। तो प्रिंसिपल पढ़िए, फैक्ट्स पढ़िए और उसी के बेसिस पे आंसर कीजिए। चलिए, आई होप आपने ये कोशिश करी होगी इसको आंसर करने की, और द करेक्ट आंसर वुड बी ए। क्या बोलता है? अब प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन द लीगल मैक्सिम इंजूरियस साइन डैमनम, जो कि बोलता है कि लीगल इंजरी होना इंपॉर्टेंट है, डैमेजेस हुए हैं नहीं हुए हैं वो मैटर नहीं करता। ठीक है, इंजरी विदाउट डैमेज अकॉर्डिंग टू विच इफ देयर इज अ वायलेशन ऑफ लीगल राइट ऑफ पर्सन देन ही इज एंटाइटल्ड टू कॉम्पनसेशन इवन इफ ही हैज नॉट सफर्ड एनी लॉस और डैमेजेस। तो यहाँ पर उसको डैमेज तो ऐसा एज सच कुछ नहीं हुआ लेकिन उसका लीगल राइट है वो, तो वो वायलेट हुआ है। इन द विबल फैक्ट्स हरीश लीगल राइट वाज वायलेटेड बाय मिस्टर राणा, सो ही इज एंटाइटल्ड टू कॉम्पनसेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, आगे सिमिलर फैक्ट्स हैं। ठीक है, क्या बोलता है? ए ऑन एमएलए, एन एमएलए ऑफ जेएनके, जम्मू एंड कश्मीर का एक एमएलए है ए, वाज रॉन्गफुली डिटेन्ड बाय पुलिस व्हाइल ही वाज गोइंग टू अटेंड द असेंबली सेशन। तो वो असेंबली सेशन ज्वाइन करने जा रहे थे और उससे पहले उनको रॉन्गफुली डिटेन कर दिया गया।
तो यहाँ पर सेम प्रिंसिपल के साथ क्या ऑप्शन यूज होगा, करेक्ट आंसर क्या होगा? ए कैन क्लेम डैमेज फ्रॉम पुलिस एज हिज लीगल राइट वाज वायलेटेड, A is not entitled to any damages as there was no injury or damage. A can sue the police officer for wrongful detention या फिर none of the above. तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? आप लोग ट्राई करिए पहले इसको सॉल्व करने का। चलिए तो करेक्ट आंसर देखते हैं इसका। करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन ए। A can claim damages from police as his legal right was violated. रीजनिंग क्या है? दो देर वॉज नो डैमेज टू ए बट हिज लीगल राइट टू अटेंड द असेंबली सेशन वॉज वायलेटेड, हेंस ही इज एंटाइटल्ड टू कॉम्पनसेशन। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट जो टिप मैं देना चाहूंगा कि प्रिंसिपल फैक्ट बेस्ड के क्वेश्चंस में सिंपली आप जितना स्ट्रिक्टली फॉलो कर सकते हैं प्रिंसिपल और फैक्ट्स को उतना ही करें। अगर आप उससे एडिशनल नॉलेज जब भी लगाएंगे तो आपके चांसेस हैं कि आप अपना आंसर गलत कर देंगे। ठीक है, सिंपल आपको जो प्रिंसिपल दिया है वो ही फॉलो अप्लाई करें फैक्ट्स में। आप अगर सोचेंगे कि अगर ऐसा भी तो हो सकता था, अगर वैसा भी तो हो सकता था, अगर आप उस फैक्ट और प्रिंसिपल से बाहर जाएंगे, ठीक है, तो पॉसिबिलिटी है कि आप अपना आंसर गलत कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर हम सिंपली फैक्ट्स और प्रिंसिपल बेस्ड के बेसिस पे ही आंसर कर रहे हैं, जैसे कि क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। जब आप अपने लॉ स्कूल्स में, रिस्पेक्टिव लॉ स्कूल्स में जाएंगे, तब आपको इफ एंड बट पे पता चलेंगी चीजें कि अच्छा इसमें ये भी हो सकता है, इसमें ये भी हो सकता है। लेकिन जस्ट फॉर द योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, आप जब प्रिंसिपल और फैक्ट बेस्ड आंसर कर रहे हो तो आप स्ट्रिक्टली फॉलो करें प्रिंसिपल को जो कि वहां पर लिखा गया है। ठीक है, उसको बाइंड करें जो कि फैक्ट्स आपके सामने प्रेजेंटेड है, तो ही आप बेस्ट आंसर दे पाएंगे। राइट, चलिए आगे देखते हैं। अब आता है थर्ड क्वेश्चन हमारा। प्रिंसिपल क्या है? अ वायलेशन ऑफ लीगल राइट ऑफ समवन वेदर रिजल्ट्स इन अ लीगल इंजरी और नॉट गिव्स राइज टू एन एक्शन इन tort of compensation. At the same time, an action by someone which results in some loss or damage to somebody else is not actionable if there is no violation of a legal right. तो अब तक वो सेम चीज बोल रहा है प्रिंसिपल में जो कि हमने डैमनम साइन इंजीरिया और इंजीरिया साइन डैमनम में पढ़ी है। ठीक है, तो फैक्ट्स क्या बोलते हैं? एबी कोचिंग सेंटर वाज अ पॉपुलर सीयूईटी कोचिंग एकेडमी विद सेवरल गुड ट्रेनर्स। ठीक है, तो ये एक कोचिंग सेंटर है, सीयूईटी की तैयारी कराता है और उसमें काफी सारे अच्छे ट्रेनर्स हैं। A lot of aspirants used to attend its coaching classes from all over India and was making good profit. This was going on for the past several years. During a session, T, one of the very good and popular trainer of ABCC, had some differences of opinion with the owner of ABCC and left the coaching center. ठीक है, तो ये एक इंसान है जिसने कि कोचिंग सेंटर लेफ्ट कर दिया। In August 2016, T started another entrance coaching center closer to ABCC, which resulted in a substantial drop इन इट स्टूडेंट एंड ह्यूज फाइनेंशियल लॉस। तो उसके जाने के बाद क्या हुआ? फाइनेंशियल लॉस और बच्चों की जो नंबर था वो घट गया। ठीक है, द ऑनर ऑफ द एबीसीसी वांट्स टू फाइल अ केस अगेंस्ट टी, ठीक है, फॉर द लॉस सस्टेन्ड बाय एबीसीसी। व्हाट डू यू थिंक इज द लीगल राइट पोजीशन, इज द राइट लीगल पोजीशन? ठीक है, तो प्रिंसिपल आपने पढ़ लिया, फैक्ट्स आपने पढ़ लिए, अब ऑप्शंस देखते हैं। टी विल बी लाइबल टू कॉम्पनसेट द लॉस टू एबीसीसी। T started the new coaching center near ABCC intentionally and shall be liable to compensate the loss of ABCC. T should have consulted ABCC before starting his coaching center. T has not violated any of ABCC's legal right, though they sustained some financial loss and not legally bound to compensate ABCC. तो आप लोग ट्राई करिए एक बार, अगर आप फिर से चाहते हैं तो प्रिंसिपल ऑफ फैक्ट्स अच्छे से पढ़िए और फिर आंसर करिए इन चार ऑप्शंस में से। चलिए, आई होप आपने ट्राई करा होगा। सो द करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन डी। T has not violated any of ABCC's legal right, though they sustained some financial loss and not legally bound to compensate ABCC. सेम चीज यहाँ पर कही गई है कि क्या बोला है? एट द सेम टाइम एन एक्शन बाय समवन व्हिच रिजल्ट्स इन सम लॉस और डैमेज टू समबडी एल्स इज नॉट एक्शनेबल इफ देयर इज नो वायलेशन ऑफ लीगल राइट। ठीक है, जब आप प्रिंसिपल और फैक्ट को ढंग से अच्छे से पढ़ते हैं तो आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि करेक्ट आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए, सो टी हैज नॉट वायलेटेड एनी ऑफ द लीगल राइट्स और इसलिए
वो लायबल नहीं है कॉम्पनसेशन देने के लिए, राइट। तो चलिए, आई होप आप समझ चुके हैं कि डैमनम साइन इंजूरी और इंजीनियस साइन डैमनम में क्या डिफरेंस होता है और किन सिचुएशंस में किसको प्रेफरेंस दी जाती है, राइट। चलिए, तो आज की वीडियो में इतना ही। हमने समझा कि टॉर्ट क्या होता है, उसके इसेंशियल्स क्या होते हैं, डैमेजेस की बात करी, लिक्विडेटेड होते हैं, अनलिक्विडेटेड होते हैं। फिर हमने देखा इंजूरियस साइन डैमनम और डैमनम साइन इंजूरिया का क्या कंसेप्ट होता है, ठीक है। ये कंसेप्ट हमने सबसे पहले इंट्रोडक्शन क्लास में इसलिए पढ़ा है क्योंकि ये थ्रू आउट जो भी आप टॉट का टॉपिक पढ़ेंगे उसमें इंपॉर्टेंट होगा। हर जगह एक जगह कहीं ना कहीं डैमेजेस हो रहे होंगे, कहीं डैमेज हो रहे होंगे, और कहीं ना कहीं लीगल इंजरी की बात हो रही होगी। तो ये जो कंसेप्ट है ये आपके हर टॉपिक में हेल्प करेगा, राइट। तो आज की वीडियो में इतना ही। आगे की वीडियो में हम टॉट्स के और टॉपिक कवर करेंगे, राइट। चलिए, थैंक यू सो मच।